प्राण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले आदि अनादि काल यानी सभी युग तक रहूंगा। कई सौ वर्ष पहले से इस पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। इस दौरान मैंने कई सभ्यताओं का उदय और अंत होते देखा। रोम की शान देखी तो यूनान की विशाल शक्ति भी देखी। चाणक्य की शौर्य गाथा देखी तो यहीं मुगल सल्तनत का उदय होता भी देखा। वीरंगनाओं की रक्त रंजित देखी तो महाराणा प्रताप सा सम्राट भी देखा। इसी युग में मैंने ब्रिटिश शासन के सूर्य को ढलते हुए भी देखा। पर मैं निरंतर इन सारी घटनाओं का साक्षात साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय के काल को रोक देने वाला भारत हूं। इसीलिए मेरे बारे में मशहूर कवि अल्लामा इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मेरे समय के साथ बदलते रहने की कहानी, मेरे भारत से भारतवर्ष बनने की कहानी अब ईंट की जुबानी। मेरी ये दास्तां कई भाग में रिलीज होगी, जिसका पहला हिस्सा चाणक्य एरा के रूप में आपके सामने पेश है। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर मुकुट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत के बनने की इस कहानी की शुरुआत आज से 2300 साल पहले से होने जा रही है। ये भारतीय मैकियावेली कहे जाने वाले चाणक्य का काल था। आज से 2300 साल पहले की बात है। भारतीय इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि तब मगध राज्य ही भारत का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य हुआ करता था। उसकी राजनीतिक सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। जब सिकंदर की नजर दुनिया को आईना दिखाने वाले देश भारत पर पड़ने वाली थी, तभी मगध में नंद वंश के अंतिम महाराज धनानंद का राज चल रहा था। उस समय दुनिया के सामने एक ही चुनौती थी कि आखिर सिकंदर के विजयी जुलूस को कैसे रोका जाए। तब आचार्य चाणक्य को ख्याल आया कि अगर सिकंदर को कोई टक्कर दे सकता है और उसे भारत में अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल मगध राज्य ही है। फिर आचार्य चाणक्य ने फैसला किया कि वो मगध जाकर वहां के महाराज धनानंद से मुलाकात करेंगे और सिकंदर को रोकने के लिए रणनीति बनाएंगे। आचार्य चाणक्य बिना समय गवाए अपने एक शिष्य के साथ मगध की तरफ निकल गए, लेकिन मगध की सीमा में पहुंचने के साथ ही उन्हें मालूम चल गया कि मगध की दिशा और दशा सही नहीं है। यहाँ की आम जनता परेशान है और राजा धनानंद जनता के ही पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब आचार्य चाणक्य मगध के राजमहल के सामने पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि एक तरफ आम लोगों को टैक्स के लिए मारा जा रहा था, तो दूसरी तरफ राज दरबार में ब्राह्मण दान उत्सव की तैयारियां भी चल रही थी। दूर दूर के राज्यों से ब्राह्मण आए थे और उन्हें महाराज धनानंद सोने के सिक्के दान में देने वाले थे। चाणक्य राज दरबार की तरफ बढ़े। आओ आचार्य, आओ। धनानंद के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। बहुत ही उचित अवसर पर आगमन हुआ है तुम्हारा। प्रणाम महाराज।
ब्राह्मणों सुनो, मेरे राज्य में धन की कोई कमी नहीं है, संपत्ति की वर्षा हो रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाराज धनानंद अत्यंत सामर्थ्यवान और शक्तिशाली महाराज है। मेरे यहाँ स्वयं कुबेर विराजमान है, परंतु धनानंद दान देना भी जानता है, और आज दान पर्व के अवसर पर सभी ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा। महामंत्री अमात्य राक्षस, जी महाराज, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मणों को नाम लेकर बुलाओ, उन्हें मैं स्वर्ण अशर्फियां दान में दूंगा। उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए कि आखिर धनानंद कौन है, हाँ? ये ब्राह्मण किसी सामान्य राजा के यहाँ नहीं आए हैं, ये युग पुरुष सर्वेश्वर महाराज धनानंद के यहाँ आए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के समक्ष सबसे पहले चाणक्य पधारे। प्रणाम महाराज। आचार्य, ये स्वर्ण अशर्फियां तुम्हें मेरे स्वर्ण काल का स्मरण करवाती रहेंगी। रुकिए महाराज, मैं यहाँ दान लेने नहीं आया। क्या? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए आचार्य? साथ ही मैं यानी मगध महाराज धनानंद ये जानने के लिए इच्छुक हूं कि तुमने मेरा तिरस्कार क्यों किया। क्या तुम्हें पता नहीं कि महाराज धनानंद के दान को मना करने की क्या सजा हो सकती है? तुम इतने नादान तो नहीं लगते हो। महाराज, अगर आप सत्य सुनेंगे तो आहत होंगे। हो सकता है कि पीड़ा की वजह से आपका हृदय भी दुख जाए, क्योंकि सत्य काफी कठोर और निष्ठुर होता है। शाश्वत सत्य आपके दुखों का कारण भी बन सकता है, ऐसा दुख जिसका स्मरण आपको मृत्यु काल तक रहेगा महाराज। आचार्य, मैं किसी भी सत्य को सुन सकता हूं। लगता है तुम्हें अच्छे से ज्ञात नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी गलती करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करते। इस गलती के लिए तुम्हें कारावास में भी डाला जा सकता है। महाराज, मैं जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। प्रजा को आतंकित करके उससे छीना हुआ धन दूषित और मलिन होता है। इस धन का छोटा सा भाग ब्राह्मणों को दान करके आपको पाप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। हम लोगों ने देखा है कि आप धन प्राप्ति के लिए अपनी प्रजा पर कैसा अत्याचार कर रहे हैं। यहां की प्रजा प्रतिदिन घुट घुट कर मर रही है। महामंत्री अमात्य राक्षस, महाराज का अपमान करने के लिए इस असुर की तरह दिखने वाले आचार्य को बंदी बना लिया जाए। महाराज, महाराज क्षमा करिएगा, परंतु ये आचार्य चाणक्य है। इनसे बड़े बड़े राजा शिक्षा लेने आते हैं और इनकी विद्या की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई है। इन्हें आदि अनादि काल तक का ज्ञान है। ये कोई भी हो, लेकिन आज के समय में धनानंद से बड़ा कोई नहीं है। ये कुरूप ब्राह्मण जिसके पांव भी राक्षस की तरह हैं, इसने मेरा अपमान किया है, मेरा किया। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरे अपमान के लिए इसे यहां से धक्के देकर बाहर निकाल दो। इसे उठाकर मगध की सीमा के कोसों दूर फेंक कर आओ।
इतना सुनते ही आचार्य चाणक्य की आंखें चढ़ गई। वहां बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे आज ही मगध साम्राज्य चाणक्य के तेज से खत्म हो जाएगा। धनानंद, जरा आहिस्ता बात करो। ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम एक राजा नहीं बल्कि विनाशक हो। धनानंद, तुम अपने कर्तव्यों से भटक चुके हो। तुम्हें बिल्कुल ज्ञात नहीं कि राज्य को कैसे चलाया जाता है। तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं कि एक राजा कैसा होना चाहिए। ये राजगद्दी तुम्हें तुम्हारी राजकुशलता से प्राप्त नहीं हुई है। तुम एक अत्यंत ही नाकाम राजा हो। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता इतनी कमजोर है कि तुम भूल चुके हो कि तुम लुटेरों के वंश के हो। तुम किसी क्षत्रिय वंश के नहीं हो। सैनिकों, इसे तुरंत बंदी बना लो। मुझे ये क्रूप ब्राह्मण इसी क्षण कारागार में चाहिए। फिर मैं इसे एक काबिल राजा का परिचय देता हूं। इसे इसी क्षण ज्ञात हो जाना चाहिए कि धनानंद कौन है। चाणक्य ने अपना हाथ उठाया और सैनिकों को रुकने का इशारा किया। धनानंद, भूल गए हो तुम कि राजा सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवक होता है। आज मगध की प्रजा तुमसे त्रस्त हो चुकी है, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं यहां तुम्हारे साथ मिलकर सिकंदर को रोकने की रणनीति बनाने आया था, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि इस देश को सबसे अधिक खतरा तुम्हारे जैसे राजा से है। ये सर्व ज्ञात है कि नंद वंश क्षत्रियों का वंश नहीं है बल्कि लुटेरों का है, जो अकस्मात ही मगध पर राज कर रहा है। और धनानंद, ये याद रहे कि तुम इस नंद वंश के अंतिम राजा बनकर रह जाओगे। आज के दिन मैं अर्थात चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, मगध की प्रजा को तुमसे स्वतंत्रता नहीं दिला दूंगा और एक चक्रवर्ती राजा की खोज करके अखंड भारत की तस्वीर सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। दरबार में सभी लोग खड़े हो चुके थे। इसके बाद चाणक्य ने दरबार में ही अपनी चोटी को खोलना शुरू किया और जितनी बार उन्होंने चोटी खोलने के लिए हाथ घुमाया, उतनी बार बादल तेज तेज गरज रहे थे। मगध साम्राज्य के दरबार में कौन राजा धनानंद को चुनौती दे रहा था? आखिर कौन कह रहा था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा? आपको बता दें, अखंड भारत की कल्पना कोई 100-200 साल पहले नहीं की गई थी। ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है और ना ही अखंड भारत की पहली कल्पना सरदार पटेल ने की थी, बल्कि अखंड भारत की पहली कल्पना आज से 2300 साल पहले की गई थी। और जिस महानायक ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गंधार से लेकर असम तक एक भारत की सोच रखी थी, उसे दुनिया के इतिहास ने 3 नामों से याद रखा: विश्वगुप्त, कौटिल्य या गुरु चाणक्य। एक नए अखंड और अद्भुत भारत के बनने की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस देश की पावन धरती में गुरु चाणक्य का जन्म हुआ था। चाणक्य की माता का नाम चनेश्वरी और पिता का नाम चनक था। वैसे तो किसी काल से चाणक्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस समय के भारत को महाजनपदों का भारत भी कहा जाता था। उस समय का भारत जनपदों में बटा हुआ था, जिसके मुख्य जनपद कुछ इस तरह नजर आते थे: काशी, आज का वाराणसी; कौशल, आज के समय के अयोध्या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र; मगध, आज के पटना और गया का इलाका; वज्जी, बिहार के दरभंगा के आसपास का क्षेत्र; अंग, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र; मल्ल, आज का देवरिया उत्तर प्रदेश; चीतिया, आज का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश; वत्स, आज का प्रयागराज; अवंती, आज का मालवा मध्य प्रदेश; मत्स्य, आज का जयपुर राजस्थान; कुरु,
आज की दिल्ली और हरियाणा, पंचाल आज का उत्तरी उत्तर प्रदेश, शूरासेना आज का मथुरा, स्मका दक्षिण भारत की गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, और गंधार पेशावर और रावलपिंडी जो कि आज का पाकिस्तान है। ये सब उस दौर के महाजनपद हुआ करते थे। इनके अलावा भी छोटे छोटे राज्य थे जहां शास्त्र और राजा की इच्छा के अनुसार राजपाट चलता था। वो वक्त तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का था। उस दौर के मगध में ग्वाल्य नाम का एक गांव हुआ करता था जो कि आज के पटना के आसपास का क्षेत्र है। इस गांव में कई ऋषि मुनि और विद्वान रहा करते थे। उन्हीं में से एक आचार्य चणक भी थे। पेशे से आचार्य चणक अध्यापक थे। आचार्य चणक और उनकी पत्नी शिष्यों को अपनी संतान की तरह प्यार किया करते थे। लेकिन एक सत्य ये भी था कि अभी तक आचार्य चणक दंपत्ति की कोई संतान नहीं हुई थी। समय का दौर गुजरता गया और आचार्य चणक को एक दिन खुशखबरी मिल गई। उनके घर संतान का जन्म होने वाला है। वो और उनकी अर्धांगिनी माता पिता बनने वाले हैं। आचार्य चणक के घर खुशियां आने वाली है। इस बात की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। वैसे तो चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था इसके ऊपर कोई एक राय नहीं है, लेकिन प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म गोल्य नाम के गांव में हुआ था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 9 महीने पूरे हो गए थे। उस दिन आचार्य चणक अपनी कुटिया के बाहर व्याकुल होकर टहल रहे थे। उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी, लेकिन ये चिंता ज्यादा समय के लिए नहीं थी। कुछ समय बीता और आचार्य चणक की कुटिया से एक महिला बाहर निकली। आचार्य, प्रसन्नता दिखलाइए। आपके मुख पर प्रसन्नता के भाव नजर आने चाहिए। और हाँ, गांव वालों को भी न्योता दे दीजिए। बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या? मुझे पुत्र रत्न? एक बार फिर से कहिए कि क्या मैंने सही सुना? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने कई दशक बाद ऐसे शब्दों को सुना है। जी हाँ आचार्य, आप पुत्र के पिता बन गए हैं। शिशु और उसकी माता दोनों कुशल मंगल हैं। इतना सुनने के बाद ही आचार्य चाणक्य की आंखें नम हो गई। वो बहुत ज्यादा खुश हुए और महिला के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। फिर पूरे गांव को न्योता दिया और धूमधाम से इस दुनिया में अपनी संतान का स्वागत किया। इसी के साथ इस देश में सियासत की नई परिभाषा लिखने वाले का जन्म हो चुका था। इस देश को मासूमियत के रूप में ही सही, लेकिन चाणक्य मिल गए। आचार्य चाणक्य को उनका पुत्र तो मिल गया था, लेकिन अभी उनके सामने कई चुनौतियां आनी बाकी थी। अभी चाणक्य के बारे में ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी बाकी थी, जिस भविष्यवाणी ने चाणक्य के माता पिता की चिंता को बढ़ा दिया था। और जन्म के साथ ही चाणक्य के मुख में एक दांत था। आखिर उसका क्या राज था?